नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र व्यूज। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ। प्रोग्राम जब बातें बिल्कुल खुलकर होती हैं और वो आपको बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। अब साहब, आज ईरान और इजराइल की लड़ाई में एक बड़ी नई चीज हुई, वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा कि 2 हफ्ते में मैं ये तय करूंगा कि मैं इस जंग में कूदूंगा या नहीं, अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ ईरान पर हमला करेगा या नहीं। अब ये चर्चा चल रही है साहब, 2 हफ्ते किस बात के लिए चाहिए ट्रंप को? क्यों ट्रंप ने ये कहा कि मुझे भी 2 हफ्ते लगेंगे? क्योंकि चर्चा तो ये हो रही थी जब उन्होंने वो ट्वीट कर दिया था, अनकंडीशनल सरेंडर, हमें मालूम है ये सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां पर है लेकिन हम उसको भी नहीं मारेंगे। तो मतलब लगा था बस अभी आए ट्रंप, अभी अपने बॉम्बर भेजेंगे, जहाज भेजेंगे और बम बरसाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा 2 हफ्ते लगेंगे। आज हमारे पास इस बात की डिटेल है कि इन्होंने 2 हफ्ते क्यों मांगे। इसको बंद कर दीजिए। 2 हफ्ते इन्होंने इसलिए मांगे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कन्विंस्ड नहीं है इस बात से कि वो इस जंग में अगर जाएं तो उनके हवाई जहाज और उनके बम भी ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब को बनने से रोक सकते हैं, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब तक मैं कन्विंस ना हूं इस चीज के लिए कि आप ये काम फिनिश कर सकते हैं, तब तक मैं अपने देश को इस जंग में नहीं जाने दूंगा। अब सवाल यह कि आखिर ऐसी कौन सी जगह पर ईरान की वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसको लेकर अमेरिका भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसको बर्बाद किया जा सकता है? तो उस जगह का नाम है फोर्डो। आपने नाम बहुत बार हमारी चर्चा में सुना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि आज ईरान में क्या हुआ, फिर ये वाली बात हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा मेहमानों से मिल लीजिए। आप हमारे साथ आज मेरे जनरल संजय मेसन साहब हैं, सर बहुत स्वागत आपका। मेरे जनरल एसबी अस्थाना साहब स्टूडियो में, सर बहुत स्वागत आपको भी। और अशरफ जैदी जी आज हमारे एक खास मेहमान हैं। अशरफ एडिटर हैं द लीडर मैगजीन के, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और 8-9 जो कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया की, वहां पर जाकर के ये रिपोर्टिंग कर चुके हैं, अपनी कवरेज कर चुके हैं। इजराइल, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, पैलेस्टाइन, गाजा, सब जगह आपका एक्सपीरियंस है जाने का। और तेहरान में खास तौर पर, ईरान में ये 15 साल रहे हैं, वहीं से इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की है। जो अशरफ को आज इनवाइट करने के पीछे हमारा मकसद ये था कि हमें थोड़ा ईरान का इनसाइड व्यू मिल पाए। किस किस्म की सोसाइटी है, किस किस्म की आइडियोलॉजी है, आयतुल्लाह क्या हैं, लोगों में उनको लेकर भावना क्या है, क्या वहाँ पर इस सरकार के डिसिडेंट्स, इस सरकार के आयतुल्लाह रेजिम के खिलाफ इतने लोग हैं जो उम्मीद कर रहे हैं इजराइल या अमेरिका की वो उठ खड़े होंगे और ये इस लड़ाई के बीच में वहाँ की सत्ता ही पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये मुमकिन है क्या? अशरफ से हम पूछेंगे। स्वागत अशरफ आपका। जो बात मैं आपसे कह रहा था, एक तो ये अपडेट कि आज ट्रंप ने 2 हफ्ते की बात कही कि 2 हफ्ते मुझे लगेंगे, और उसके अलावा आज ये भी चर्चा थी क्या आज क्योंकि फ्राइडे है, जुम्मा है, तो ये तेहरान के ग्रैंड मॉस्क में आज फ्राइडे के दिन हमेशा जो नमाज पढ़ाते हैं, प्रेयर्स लीड करते हैं, वो आयतुल्लाह खमेनी साहब खुद होते हैं। लेकिन आज अभी तक उनकी कोई तस्वीर नहीं आई है। इससे पहले एक वीडियो उनका 18 तारीख को, परसों, एक रिलीज किया गया था ईरान की तरफ से। वो एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं अभी। और एक वीडियो उससे पहले जो जारी हुआ था वो 10 जून का था, यानी 10 और 18 जून को ये 2 वीडियोस थे। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, इनमें एक अंतर साफ दिखाई दे रहा है। पहले 10 जून वाला देखिए, तब वो एक कुछ लोगों के सामने बात करते हैं, उनके सामने स्टैंड पर माइक है, वो उस पर रखकर, माइक पर रखकर अपनी बात कहते हैं। पीछे एक बड़ा सा बैकड्रॉप है, ईरान के झंडे उस पर लगे हुए हैं। लेकिन जो 18 जून परसों वाली तस्वीर है, वो क्लोज कैमरा से उनकी तस्वीरें ली गई हैं। पीछे झंडा है, बैकग्राउंड में एक पर्दा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ी सेटिंग दिखाई नहीं दे रही है। और इनफैक्ट अगर आप इसका कुछ अगर डिजिटली भी अगर हम लोग बात करें, कैमरा क्वालिटी, विजुअल क्वालिटी, तो ये जो 18 वाला दाईं स्क्रीन वाला जो वीडियो है, इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत लो है। इससे ये लग रहा है कि इनका ठिकाना कहीं बदला गया है। ही इज नॉट इन तेहरान में भी, या तेहरान में भी हैं अगर, तो उस जगह पर तो नहीं है जहां ये यूजुअली रह करके बात करते थे। इनको किसी सेफ जगह पर रखा गया। अब वो कोई बंकर है या कोई और सेफ प्लेस है, तेहरान के बाहर ईरान में कोई और जगह है, या ईरान के बाहर कोई और जगह, हम नहीं कह सकते। लेकिन ये कहीं और है, ये अपनी यूजुअल जगह पर नहीं है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा, अब वो तस्वीर आपके सामने आएगी, फोर्डो और दुनिया का सबसे बड़ा बम, जिसे हम जानते हैं GBU 57 के नाम से। ये बम जो है साहब 6.2 मीटर लंबा है, स्क्रीन पर ले लीजिए, और ये पेलोड कैरी कर सकता है 13,600 kg का। इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ है 61 मीटर, फीट में ट्रांसलेट होती है 200 फीट। 200 फीट नीचे तक ये
तबाह कर सकता है चीज़ों को। दुनिया में इससे बड़ा बम कोई नहीं है, अमेरिका के पास है, और इसको ले जाने वाला स्पेशल जहाज जो है बॉम्बर, वो भी अमेरिका के ही पास है, वो किसी और देश के पास नहीं है। लेकिन ट्रंप के सामने जब ये ऑप्शन रखी गई, जनरल साहब हमें जो पता चल रहा है, और गार्जियन ने इस पर एक स्टोरी की है पूरी, ही इज़ नॉट कन्विंस्ड कि ये काम हो सकता है, और आप यूएस एयरफोर्स भी इस काम को कर सकती है, ही इज़ नॉट कन्विंस्ड। उससे बड़ी बात, ये ऑप्शन ट्रंप को दिया नहीं गया, लेकिन यूएस डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच में ये चर्चा है, डिफेंस ऑफिशियल्स के बीच में, कि मे बी फोर्डो में जहां पर एनरिचमेंट यूरेनियम का 83.7% हो चुका है ऑलरेडी, और बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक एनरिच करना होता है, वो 83 लगभग 84% तक कर चुके हैं इसको फोर्डो में ही। इसीलिए फोर्डो को उनको बर्बाद करना इतना ज़रूरी है। लेकिन उसकी डेप्थ है 300 फीट। ये बॉम्ब जा सकता है 200 फीट नीचे, वो फैसिलिटी 300 फीट के भी नीचे है। सो ट्रम्प, आप आइए आपकी स्क्रीन पे आप जी, वो फोर्डो की तस्वीरें पहाड़ों के नीचे बनी हुई है, वो एनरिचमेंट फैसिलिटी, और ये वो बॉम्ब है साहब जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो ट्रम्प चाहते हैं कि अगर तुम मुझे यकीन दिलाओ कि पक्का ये काम हो सकता है, मैं तभी जंग में घुसूंगा, वरना नहीं। सौरभ, मेरे को लगता है ये एक सरप्राइज और डिसेप्शन है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, क्योंकि उनको भी पता है इस बॉम्ब की क्या खासियत है। और जैसे आपने बताया, ये GBU-57 13,600 kg का है, और एक जहाज में B-2 जो बॉम्बर है उसमें ये 2 कैरी किए जा सकते हैं। उसकी कैरिंग कैपेसिटी वैसी 13,000 kg की है, लेकिन मॉडिफिकेशन करके 2 बॉम्ब्स एक जहाज पे कैरी किए जा सकते हैं। अब एक जो बॉम्ब की डेप्थ है वो है 200 फीट, और आपने बोला फर्दो में जो इनका डेप्थ है, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का, एनरिचमेंट पावर प्लांट का, वो है 300 फीट। तो एक जब बॉम्ब डाला जाएगा उसके बाद दूसरा भी उसी से ही डाला जाएगा, तो ऑब्वियसली वो डेप्थ आ जाएगी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है, और उनकी मिलिट्री ने बता दिया है कि ये बॉम्ब की काबिलियत है, लेकिन ये स्टेटमेंट पब्लिकली देना 2-3 इसमें मायने रखते हैं। एक तो ये हो सकता है सरप्राइज डिसेप्शन है, दूसरा आज कतार से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सारे मिलिट्री जहाज को उड़वा दिया है, वहाँ से सब हट गए हैं। तीसरा, उनका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, खमेनी को रिजीम चेंज नहीं करना है, ना उसको बर्बाद करना है। उनका एक ही स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है, वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन स्टेट से रोकना है। अगर वो उनका मुद्दा है और इजराइल का भी वो मुद्दा है, ये दोनों कन्वर्जेंस वही हैं, तो उसको हासिल करने के लिए ये जो 2 हफ्ते का टाइम है, ये भी एक डिसेप्शन हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये 2 हफ्ते के बाद ही स्ट्राइक होगी। अरे वो पहले भी कर सकते हैं, कि पहले भी हो सकती है। तो ये एक सरप्राइज डिसेप्शन है, नंबर 1। नंबर 2, इजराइल को और टाइम दिया जा रहा है कि आपके पास जितनी काबिलियत है तुम पहले कर लो कोशिश। आप उसको, मैं जिसको मिलिट्री भाषा में बोलूंगा, सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट एरिया। मतलब वहां पर इतना उनको, ईरान को कोशिश करो कि उनके एसेट्स, ये जितने भी हैं, क्या नाम है आपके, लॉन्चर्स हैं, इनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के हैं, रडार साइट्स हैं, उनको और बर्बाद करो, जिससे जब अमेरिका घुसे उसको माइनर अपोजिशन मिले, थ्रेट कम हो, उसको थ्रेट कम हो, क्योंकि अमेरिका आज बॉडी बैग्स अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए अफगानिस्तान जैसे या इराक जैसे वो बूट्स ऑन ग्राउंड भी नहीं उतारेगा, कोई मतलब ही नहीं है। अमेरिका सबसे बड़ी भूल करेगा, वो नॉन कॉन्ट्रैक्ट वॉरफेयर करेगा, और नॉन कॉन्ट्रैक्ट वॉरफेयर मतलब मिसाइल्स, ड्रोन्स और ये F-35, F-15। आपने अच्छा पर्सपेक्टिव दिया सर। आपने पहले तो ये कहा कि 2 हफ्ते हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते बाद ही मैं सोच करूंगा, कुछ पहले भी कर सकते हैं। ये एक दिखावा हो सकता है, एक डिसेप्शन हो सकता है। और दूसरा आपने कहा नहीं, उनके बॉम्ब से काम कर सकते हैं, मेरे को तो लगता है कर सकते हैं, क्योंकि जब उनकी मिलिट्री, और ये टेस्टेड नहीं है, पर ये ऐसे टेरेन में तो बिल्कुल भी टेस्टेड नहीं है, बट मेरे को लगता है पॉसिबल है। और दूसरा, इनकी जो एंट्री और एग्जिट है उसको तो आप बर्बाद कर सकते हो। अगर एंट्री और एग्जिट ही आपने बर्बाद कर दिए हैं, तो वो पूरा जब मलबा आ जाएगा ऊपर। मैं जो पढ़ रहा था, उनका जो मतलब सारी वेस्टर्न मीडिया में जो छप रहा है, वो ये कि दिस टाइम इजराइल एंड अमेरिका बोथ, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ साल पीछे करना, कुछ महीने पीछे करना, इससे बहुत आगे निकल चुके हैं ये। अब तो आर पार वाली बात ये लोग कर रहे हैं। मतलब अब ये ऑप्शन नहीं है रखना चाहते ईरान के पास कि आज इनको 10 साल पीछे कर दो, तो 10 साल बाद फिर ये कुछ कोशिश करने लगे। नो, दे वांट टू वाइप इट ऑफ यूर, मतलब न्यूक्लियर तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। जो बात मैं कह रहा था आपसे कि गार्जियन की स्टोरी में ये था कि एक तो ट्रंप कन्विंस नहीं है कि किया जा सकता है। सेकेंड, उनके डिफेंस ऑफिशियल्स में ये चर्चा है, ये गार्जियन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गार्जियन अखबार ने किया है, दिस जॉब
फोर्डो में ये काम कि एक ही वेपन कर सकता है और वो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से ही ये न्यूक्लियर साइट बर्बाद की जा सकती है। दुनिया में तो आज तक इस्तेमाल हुआ नहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। आपको लगता है यहां तक नौबत आएगी? देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की नौबत तो आना मुश्किल है, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जो डायमेंशन है उससे ये लड़ाई बहुत ही अलग किस्म पर चली जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस समय उस सिचुएशन में है। दूसरी बात यह है कि मैं थोड़ा सा डिफ़र करूंगा हमारे को पैनलिस्ट के व्यू से जी। देखिए, जो उन्होंने बताया वो एक ऑप्शन है। मैं भी अभी अमेरिकी थिंक टैंक्स में सभी का एनालिसिस पढ़ चुका हूँ। काफ़ी सारे थिंक टैंक कन्विंस हैं कि अमेरिका के जो जीबीयू हैं वो इसको फोर्डो को शायद बर्बाद ना कर पाएँ। ओके। और अगर वो बर्बाद नहीं होता है तब ट्रंप ने यही सवाल पूछा उनसे कि भाई अगर ये बर्बाद नहीं हुआ तब इम्प्लीकेशन क्या है, और तभी CSIS और बाकी थिंक टैंक्स का भी ये कहना है कि अगर वो बर्बाद नहीं हुआ तो ये 100% न्यूक्लियर वेपन बना देंगे। आज नहीं तो कुछ साल आज बाद नहीं तो कल बना देंगे वो। फिर उसके बाद में आप ये नहीं समझ सकते कि ये ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके बाद में उन्हें पता है कि अगर नॉर्थ कोरिया की तरह कि अगर मेरा सर्वाइवल अगर है तो वो न्यूक्लियर वेपन के साथ ही है, तो जाए अगर मैं 80 पर हूँ तो मैं 90 पे पहुँच जाऊँगा, अगर मैं 60 पे हूँ तो भी वो 90 पे पहुँच जाएंगे, अगर ये सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो दूसरा एनालिसिस जो उनका ये है कि अगर आप वो नहीं कर पाए तो उसके बाद में सिचुएशन कहाँ बनी? न्यूक्लियर वेपन बर्बाद हुए नहीं, ग्राउंड में आप घुसना नहीं चाहते, अगर आप ग्राउंड में घुसे तो आपका अफगानिस्तान वाला हाल होगा। अगर आप अफगानिस्तान 20 साल नहीं जीत पाए तो आप ईरान कैसे 20 साल में ईरान कैसे जीत पाओगे? वहां तो हजारों सेना उतारने के बाद नहीं। दूसरी बात, ईरान की सेना जो अभी ग्राउंड में एक्शन में नहीं आई है। अब ईरान की सेना जो है वो इजराइल की सेना से तकरीबन 6-6.5 लाख की उनकी सेना, और रिजर्विस्ट भी उनके काफ़ी है। दूसरी चीज़ क्या है कि टेरेन वहाँ का जो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, क्यों ये वियतनाम में हारे और क्यों ये अफगानिस्तान में हारे? दोनों जगह पहाड़ी टेरेन है, और पहाड़ी टेरेन जहाँ होता है वहाँ पर अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड डालते हो तो जो वहाँ के लोग हैं वो हमेशा वो बढ़ चढ़ के हमला कर सकते हैं, छुप के हमला कर सकते हैं। तो वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी, सिर्फ टेक्नोलॉजी से आप नहीं जीत पाए। राइट। तो इसका मतलब यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन की ऑप्शन नहीं है। तो अब कहानी ये थी कि अगर आपने इसको बर्बाद कर दिया और बर्बाद करने के बाद आपने बोला कि अब लड़ाई बंद, तो अगर इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं कि अगर आप 100% कर देते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चांस ले सकता हूं, मैंने फायर किया, फोर्डो बर्बाद हो गया, इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बर्बाद हो गई, उसके बाद मैं बोलता हूं कि नाउ आई एम रेडी टू स्टॉप फायरिंग, सीज फायर कर दूंगा मैं, तो और मेरे को ग्राउंड में नहीं घुसना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तब हम इस सिचुएशन में पड़ जाएंगे कि उसने हमारे बेस मार दिए सारे, क्योंकि पिछली बार भी तो बेस के ऊपर हमला किया था उसने, और इनके तकरीबन 100 आदमी जो हैं वो उनके दिमाग में कुछ असर हो गया था जब पिछली बार जब सुलेमानी को मारा था तब। अच्छा। ईरान ने, ऐसा नहीं है ईरान रुका नहीं था, उसने अमेरिकी बेस के ऊपर हमला किया था। अच्छा। असद बेस। और हमला करने के बाद में उनके सैनिकों को कुछ परेशानी हुई थी, और उसके बाद में ये सिचुएशन इस जगह पे आ गई थी कि ट्रंप टीवी पे आए थे, सबको लग रहा था कि पता नहीं ये लड़ाई अनाउंस करेंगे या नहीं करेंगे, और वो फिर एक तरीके से झुक गए। वो थे ना ट्रंप चिकन्स आउट, वो कल बता रहे थे जो ट्रंप के जो स्पेशलिस्ट है, हाँ टैको, कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट टाइप ना, वो वाली कहानी है। तो अब उनका ये कहना है कि भैया या तो मेरे से 100% अगर आप बोलते हो तब तो मैं जाऊंगा, नहीं तो अब उन्होंने क्या है 2 हफ्ते का समय टाल दिया। 2 हफ्ते में उन्हें लगता है कि इजराइल के पास भी अभी अम्यूनिशन की काफ़ी कमी है, ये भी काफ़ी नज़र आ रहा है, और स्पेशली जो इनका एयर डिफेंस अम्यूनिशन है। अभी ईरान के पास भी कोई बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड मिसाइल्स नहीं है, और उनके लॉन्चर काफ़ी बर्बाद हो चुके हैं। तो अब उनको ये लगता है कि ये दोनों जो अभी गुत्थम गुत्था जो लड़ाई लड़े जा रहे हैं, अपने स्टैंड ऑफ अटैक करे जा रहे हैं एक दूसरे को, उसको भी देख लेते हैं एक हफ्ते में इससे कहां पहुंचते हैं। तो आप भी कह रहे हैं कि मतलब ट्रंप इज नॉट कन्विंस्ड कि मैं अभी लड़ाई में, ऑलराइट, अभी तो उसके बाद उनके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी, चाहे वो फिर यही ऑप्शन अडॉप्ट करें। बट अच्छा, ट्रंप ने ये भी कहा है कि इन 2 हफ्ते में तेहरान से बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अभी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो चल रहे हैं वो आपको और ज़्यादा बता सकते हैं साहब। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जिनीवा में यूके, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। यूके के फॉरेन मिनिस्टर से कल रात को अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी की बात भी हुई है। तो इनडायरेक्टली तेहरान और अमेरिका बात कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ टच है। ऑल्दो पब्लिकली ईरान ये कह रहा है कि जब तक इजराइल के हमले नहीं रुकते हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, लेकिन यूरोप के जरिए उनकी बात अमेरिका से हो रही है। तो ये एक विंडो है कि क्या डिप्लोमेटिकली ईरान को बनाया जा सकता है टू गिव अप इट्स न्यूक्लियर ड्रीम। और नेतन्याहू, इजराइल की अगर बात करें तो नेतन्याहू की और उनके आर्मी चीफ की कल अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ से बात हुई है। अमेरिका भी, वो तो इजराइल भी अमेरिका से बात कर रहा है, तो आप बात ठीक कह रहे हैं, वो इजराइल को भी नहीं रोक रहे और उधर से इनडायरेक्टली बात भी कर रहे हैं ईरान के साथ कि देखें भाई दोनों में से कौन सा तरीका कारगर है ज्यादा, लड़ाई का या बातचीत का। अब सवाल यह है साहब, जिस बात के लिए आज हमने अशरफ साहब को बुलाया, ईरान क्या सोच रहा है। ईरान में इस वक्त लोग जो हैं वो अपने रजीम के साथ हैं, अपनी सरकार के साथ हैं, या जो इजराइल और नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी स्पीच में हमेशा कहते हैं कि यही वक्त है ईरान के लोगों के लिए आज़ादी हासिल करने का, उठ खड़े हुई इस दमनकारी सत्ता के खिलाफ। क्या है ईरान के अंदर का सेंटिमेंट? देखिए सौरभ भाई, लड़ाई मैं समझता हूँ सिर्फ ईरान को एटॉमिक पावर बनने देने और रोकने की ही नहीं है। ये लड़ाई कहीं ना कहीं पलटती है ईरान की जो आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान है उसकी तरफ। ईरान भी इसको उसी तरह देखता है, और मैं समझता हूँ जब से इसराइल ने ईरान के ऊपर ये हमला किया उस वक्त से जो वहाँ की रजीम है, वहाँ का जो निज़ाम इस्लामी अगर मैं कहूँ उसको, वो और मजबूत हुआ है। अच्छा। रोज़ाना उसकी हिमायत के अंदर लोगों का जमा होना, गलियों के अंदर, सड़कों के ऊपर। आज जुमा है और मैं बताऊं कि जुमे की नमाज को आयतुल्लाह खामनेई कभी कभार लीड करते हैं, हमेशा लीड नहीं करते। उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं बहुत सारे, वो ही हमेशा लीड करते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल जब वेस्टर्न मीडिया ने एक नैरेटिव कायम किया कि अब खामनेई साहब बंकर में चले गए हैं, तो उन्होंने ऐलानिया तौर पे कहा कि मैं आऊँगा, नमाज पढ़ाऊँगा और दुनिया को दिखाऊँगा, और मैदान में आए थे। लेकिन ये जंग है, वॉर डिक्लेयर्ड हो चुका है ईरान के अंदर, इमरजेंसी लागू है, वॉर, उन्होंने स्टेट वॉर उसको बनाया है। अब इसके अंदर वो कहाँ छुपे हैं, ज़रूर छुपना चाहिए, चूँकि वो तो टारगेट है, इजराइल तो खोल के कह रहा है इनको मारना हमारा लक्ष्य है। स्टेट के वो हेड भी हैं, और सिर्फ देखिए वो एक कंट्री यानी ईरान के सुप्रीम लीडर ही नहीं, मैं आपको बताऊं वो एक शिया कम्युनिटी के लिए स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, और सिर्फ 8 करोड़ के लिए नहीं बल्कि दुनिया में फैली हुई 20 करोड़ से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है शियों की, उनके लिए वो एक इज़्ज़त रखते हैं, उनके दिलों में उनकी जगह है। और जो इस्लामी क्रांति ईरान के अंदर हुई, ये जो मैंने बात की कि ईरान जो लड़ाई शुरू हुई है, ईरान में जो लोगों की सपोर्ट है वो उस कॉज के लिए कि जो आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान है, हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे, बल्कि इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। और इसी को कह के ये लड़ाई उन्होंने शुरू की। बताई कि ऐसा तो नहीं है, मतलब इस आयतुल्लाह साहब की जो रजीम है इसके खिलाफ जो हैं लोग पहले उठे हैं, पहले कई बार हुआ, अभी 2 साल पहले भी शायद हुआ था एक, मतलब लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन वगैरह किए थे। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है ईरान के अंदर और ईरान के बाहर भी है। कई लोग जो है एग्जाइल में रह करके इस रजीम के खिलाफ काम करते हैं, मिशन चलाते हैं। वो लोग काम कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर हैं, सऊदी के अंदर तो वो अभी हावी नहीं हुए। देखिए मैं वही बताने जा रहा हूँ कि 1979 में जब ये क्रांति आई, इस्लामी क्रांति, वहाँ पे उन्होंने अपने लिए कुछ चीज़ों को तय किया। उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं लेंगे, हम लोग IMF की नीतियों को नहीं मानेंगे, हम लोग वेस्ट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंडर में नहीं रहेंगे, और हम लोग ये देश जो है वो खुद बनाएंगे, चाहे उसमें देर लगे। उन्होंने यही किया। मैं समझता हूँ 40-45 सालों में ईरान ने यही किया। ईरान ने अपने यहाँ दवाइयाँ बनाई हैं, उन्होंने अपने ड्रोन टेक्निक और मिसाइल टेक्निक, उन्होंने आत्मनिर्भरता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए उन्होंने वो बनाई है। दुनिया को हैरान किया है इस फील्ड के अंदर ईरान ने कि उसने कैसे अपने आप में इस तरह का जो है वो आविष्कार किया है। इसी तरह उन्होंने इन सब के बावजूद एक चीज़ जिससे वेस्ट
और जिससे दुनिया डरी हुई है वो है उसका विचार मॉडल। विचार मॉडल जिसको इंट्रोड्यूस कराया ईरान ने पूरे दुनिया को, उससे अमेरिका और इसराइल को कहीं ना कहीं डर लगता है। वो विचार मॉडल ये है कि आप आत्मबल और आत्मसम्मान की लड़ाई के साथ वेस्ट की पॉलिसीज के खिलाफ एक मोर्चा बनाइए। ये विचार मॉडल उन्होंने दूसरे दुनिया को भी दिया। नहीं, देखिए दुनिया ये कह रही है, वेस्ट जो कहता है, जिस नाम पर इजराइल ने जंग शुरू की है, कि इनका ईरान का लक्ष्य है इजराइल को बर्बाद करना, इजराइल को खत्म करना। क्या ये घोषित लक्ष्य है ईरान का? बिल्कुल। ईरान में पैदा होने वाली नस्लें, पैदा होने वाले बच्चे उन अपनी मस्जिदों में, अपने इमाम बाड़ों में और गलियों में हर प्रोटेस्ट में मर बर इसराइल लगाते हैं, मर बर अमेरिका लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। उनकी नमाज खत्म नहीं होती, वो कहते हैं इसराइल मुर्दाबाद। क्यों? इसलिए कि वो इसराइल को एक मुल्क नहीं मानते। वो इसराइल को कहते हैं कि ये एक फिलिस्तीन है, फिलिस्तीनियों के उसकी सरजमीन से उनको खदेड़ कर ज़बरदस्ती वहाँ बसाया गया है। वही मैं बात कर रहा हूँ, जो विचार मॉडल है ईरान का, वो अमेरिका के लिए भी ख़तरनाक है, पूरे वेस्ट के लिए ख़तरनाक। क्यों? जब इस विचार को दूसरों ने अडॉप्ट किया, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने अडॉप्ट किया तो वो इसराइल के लिए खिलाफ खड़े हुए। यमन में अंसारुल्लाह ने इस मॉडल को अडॉप्ट किया तो उन्होंने वो इवन फिलिस्तीनियों को ईरान ने इसराइल के खिलाफ लड़ना सिखाया। और ये जो लड़ाई है, तो फिर इजराइल कहाँ गलत है अगर वो जंग कर रहा है? अगर इन सब जरियों से ईरान जंग करता रहा है इजराइल के खिलाफ, और वो यही कहते हैं कि सीधी लड़ाई नहीं लड़ी कभी ईरान ने, कभी हमास के जरिए लड़ी, कभी हाउथी के जरिए लड़ी, कभी हिजबुल्लाह के जरिए लड़ी, तो आज अगर वो सीधी लड़ाई लड़ने के लिए इजराइल चला गया तो वो क्यों गलत है? देखिए, गलत इसलिए है कि कुछ रूल्स हैं, उन्होंने खुद रूल्स बनाए, उन्होंने खुद वॉर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो खुद तय किए हैं वेस्ट ने। उसके अंदर ईरान ने तो हमला नहीं किया जाकर, ईरान के खिलाफ अटेम्प्ट टू रजीम चेंज कितनी बार ईरान के अंदर होने नहीं, उसका जिम्मा इस्राइल ने लिया। अभी आपने खुद कहा आपने यमन से, सीरिया से, हिजबुल्लाह कहाँ है सर, लेबनान से और गाजा से, इन सब जगहों से कौन लड़ रहा है इजराइल के खिलाफ? ईरान लड़ रहा है ना। आप मान रहे हो इस बात को? देखिए, ईरान इस तरह नहीं कह सकते। आप किसी कौम को अपने हुकूक के लिए उसको टेक्निक देना, उसको आत्मनिर्भर कर देना, इससे आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि वो उनके हुकूक हैं। यानी ईरान इसी बात को दुनिया को समझाता है कि अगर एक फिलिस्तीनी इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो ईरान की लड़ाई नहीं लड़ता है। जैसे ये तो ऐसे ही है। देखिए, ये जैसे पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमारे यहाँ पर खून खराबा कराता है, तो हम उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं ना, और हमने हमला पाकिस्तान पे इसलिए किया। तो अगर ये काम अभी हम आते हैं ये एक्चुअली मैं तो आपसे जंग वाली बात करना ही नहीं चाह रहा था। मैं तो ईरान के अंदर क्या है, मैं इसी को जंग से जोड़ना चाहूंगा। ईरान के अंदर एक बार जरा कुछ कहना चाह रहे हैं सर। हाँ, मैं इसी को जंग से जोड़ना चाहूंगा। देखिए, हम जब टेररिज्म की स्टडी करते हैं तो टेररिज्म में क्या कहा जाता है कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और जो ये है ना डिससेटिस्फाइड पॉपुलेशन, और इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं और उसके बाद उसमें साजो सामान उनको अगर दिया जाता है, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, ये अगर मिलता है तभी जाके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है। तो जो इन्होंने बताया, अभी आप इसी को जोड़िए कि विचार की लड़ाई, उसमें शिया और सुन्नी दोनों जुड़ गए, क्योंकि हमास सुन्नी ग्रुप है, वो शिया नहीं है, लेकिन वो भी इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये दोनों बातें हुई, तो इसी को तो टेररिज्म कहते हैं। टेररिज्म और है क्या? तो बेसिकली एक तरीके से ये सब जो लड़ रहे हैं इजराइल के, उस हिसाब से इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि भाई ये सारे के सारे लड़ रहे हैं, ये मेरी जो अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मानते ही नहीं है, अस्तित्व मानते नहीं है और अस्तित्व को खत्म करना चाहती हैं। ग्राउंड पे तो है ना इजराइल। तो अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं, अगर आप हमें मारना चाहते हैं, और अगर आप इन सबको चाहे आप मोटिवेट भी कर रहे हैं, और लेकिन मैं ये तो जैसा आपका मानना है, बट हमारा ये पूरे वर्ल्ड में ये तो क्लियर है कि ईरान मदद भी करता है, ऐसी बात नहीं है। ईरान ने ड्रोन्स दिए हैं, ईरान ने रॉकेट्स दिए हैं, ईरान ने साजो सामान भी दिया है, और इन सब चीज़ों को मदद करने से तो जाहिर है कि इजराइल का कहना बिल्कुल सही है कि ये सब के सब उसकी प्रॉक्सीज हैं, और ईरान टेररिज्म के एक्शंस
को सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई इसी को ईरान भी ये मानता है कि इसराइल इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका की प्रॉक्सी है। सिर्फ प्रॉक्सी नहीं कहता, बल्कि एक धारणा है कि इसराइल वो जो गुंडा टैक्स है जो अमेरिका इन क्षेत्र के मुल्कों से लेता है, अरब देशों से, उनके ऊपर गुंडा गर्दी करने के लिए इसराइल ने इसराइल की शक्ल में एक चौकी बसाई है। अच्छा ठीक है, देखिए दोनों अलग आप मुझे ईरान का पक्ष बता रहे हैं, वो हमें वेस्ट का पक्ष बता रहे हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। नहीं, पर डिफरेंट पक्ष, मैं वो पक्ष दूंगा जो आप अभी बता रहे हैं अशरफ। देखिए ऐसा है, आपने बताया कि ईरान में जब मस्जिद से निकलते हैं तो है डेथ फॉर अमेरिका एंड डेथ फॉर इजराइल है, और आपने ये भी बोला क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि ये फिलिस्तीन का स्टेट था। देखिए प्रैक्टिकली अब बात करें, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ह्यूमैनिटी के तौर पे पहली बात हेट्रेड से, अगर आप हेट्रेड ही प्रीच कर रहे हैं मस्जिदों में तो ये तो एक गलत है, गलत विचारधारा है। नंबर 2, आप ये देखिए कि आप मुस्लिम धर्म के हैं, लॉजिकली आप देखिए जो अब्राहम नाम है ये ही वॉज अ जू, और आज जू की पॉपुलेशन इस दुनिया में 0.2% है। और वो क्या थ्रेट है सबके लिए? नहीं। आपने अभी खुद बोला शियास की पॉपुलेशन कितनी है, सुन्नी की कितनी है, तो पॉपुलेशन का आप अंतर देख लिए, वो 0.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। एक मिनट में कंप्लीट कर देता हूं। तो कहने का मतलब है कि पहली बात, सबसे पहला धर्म वहां पर था जूडाइज्म, जूस जो मानते हैं, ये अब्राहम मोजेस जो कुरान में भी है, बाइबल में भी है, ये सारे यहीं से आए हैं। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, और क्रिश्चियनिटी के 800 बाद इस्लाम आया है। तो ये प्रीच करना कि नहीं वो हेट्रेड का मैसेज है, वो तो एक विचारधारा गलत है। और दूसरा, ये ईरान सेकेंड कंट्री था आफ्टर टर्की टू रिकॉग्नाइज द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल इन 1948। तो अप टू 79 तो अच्छे संबंध थे, आज इतनी हेट्रेड वो भर दी है, तो अगला क्या करेगा? अगला तो अपने सर्वाइवल के लिए फिलिस्तीन के इश्यू को लेके ईरान का जो नजरिया है सर, वो ये है कि वहां पे ईरान इसराइल के खिलाफ इस वजह से है, उसकी रजीम के खिलाफ, ना कि ज्यूज के खिलाफ। ईरान ने बार बार ये ऑफिशियल ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारी लड़ाई ना जुडाइज्म के खिलाफ है और ना ही क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। हमारा ये नजरिया है कि ये पूरा पैलेस्टाइन है सर। पैलेस्टीन की पॉपुलेशन इनसाइड इजराइल is 21%, Palestinians 21%, no Palestinians 21%, which means 2.1 million are only Palestinians, 2.1 million inside Israel. These figures can be checked. अरब population अलग है। ईरान भी सर रेफरेंडम की बात करता है। ईरान कहता है जो बाहर से सेटलर्स आए हैं वो वापस जाएं, और जो फिलिस्तीन की चाहे उसमें देखिए इजराइल भी कोई भी हो वो एक रेफरेंडम करें। इजराइल भी कहता है मेरी लड़ाई तो आयतुल्लाह की रिजीम के खिलाफ है। ईरान वो तो कहते हैं ईरानियन आर ग्रेट पीपल, इट इज अ गुड सिविलाइजेशन। मैं आपसे जो पूछ रहा था एक्चुअली मैं जानना नहीं चाहता, आयतुल्लाह अपने देश में पॉपुलर है या उनको उनका देश जो है, देशवासी जो है, ज्यादातर देशवासी वो ये मानते हैं कि अब ये सत्ता जानी चाहिए, इन्होंने बहुत दमन किया है? हाँ सर, इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ आपको। देखिए मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैंने जितना प्यार अपने स्टेट ऑफ हेड के लिए ईरानियों में देखा मैंने किसी देश में नहीं देखा। चूँकि जिस विचारधारा के अधीन ये लोग और ये रजीम है, वो एक ऐसी विचारधारा है कि दुनिया में रहने वाला कोई भी कहीं सी भी देश में रहता है उस विचारधारा को वो मानता है। आपके हिसाब से या किसी और के हिसाब से वो गलत हो सकती है, लेकिन उस विचार को, उस निजाम को मानने वाले शख्स के लिए वो बुरा नहीं है। ईरानी लोग जो हैं वो आयतुल्लाह के खिलाफ उठ खड़े होंगे। सर ईरान में क्या है, ईरान के अंदर दूसरे मजाहिब के लोग भी बसते हैं। ईरान के अंदर ऐसे लोग जरूर हैं कि जो इस रजीम चेंज की बात करते हैं, वहां पे रहते हैं, लेकिन जब ईरान की बात आती है और ईरान के ऊपर बाहर से कोई हमला होता है तो वो अपने नेशनलिज्म में इतने ज्यादा बंधे हुए हैं कि वो तमाम तर अपने भेदभाव को खत्म करके अपने मुल्क के साथ खड़े मैं कुछ हद तक सहमत हूं इसमें। और आज यही हुआ है ईरान के अंदर कि हाँ वो लोग, मतलब जो लोग ईरान से छाप रहे हैं जो बातें, उसमें वो यही कह रहे हैं कि डिसिडेंट्स तो हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, लेकिन अब जब देश पे हमला हो गया तो फिर तो देश की बात है ना, तो फिर तो वो कहते हैं अभी तो वो प्रोटेस्ट वगैरह हम बाद में देख लेंगे। पर आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं सौरभ भाई, आज प्रोटेस्ट हर शहर में ईरान के,
और अब वो एंटी इसराइल हो रहा है ना, एंटी इसराइल सब मैं नहीं, एंटी आयतुल्लाह बात कर रहा हूँ। इसमें एक हकीकत सौरभ ये है, पब्लिक सेंटिमेंट्स किसी भी कंट्री में ओवरनाइट चेंज हो जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, आज ईरान में ये मैं आज की कंफर्म रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, फूड शॉर्टेज हो रही है आज होगी, और कल अगर इनकी रिफाइनरीज पे टारगेट कर दिया, ऑयल रिफाइनरीज पे, तो और प्रॉब्लम होगी। और गैस स्टेशंस पे और ये जो इनके ऑयल स्टेशंस पे लोग लाइन लगाएंगे, तो बेसिक जब लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिलेंगी, फूड, शेल्टर अब लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोगों को पहला अपना सर्वाइवल देखना है, बाद में वो देखेंगे कि खमानी साहब का क्या हो रहा है। सो कहने का मतलब है पब्लिक सेंटिमेंट्स जब लोगों को बेसिक नहीं मिलते हैं वो ओवरनाइट चेंज हो जाते हैं। दूसरा, कल ही रेजा पहलवी ने एक स्पीच दी है, आपने फारसी में सुनी होगी, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पीच है, और उन्होंने स्पीच में बोला है कि मेरे को IRGC के कुछ कमांडर्स ने कांटेक्ट किया है, और आज की तारीख में जब मैं भी वहाँ पर अफगानिस्तान में था, मेरे को ही पता है कि IRGC के अंदर और उनकी आर्मी के अंदर भी देयर आर सम पीपल जो थोड़े अभी डिफरेंस ऑफ व्यूज़ हैं। देखिए डिफरेंस ऑफ व्यूज़ तो होंगे, अभी क्या है कि डर के मारे लोग खुले नहीं बोलेंगे, इंक्लूडिंग IRGC में। तो कुछ भी हो सकता है ऐसे देश में, और जिस दिन बाय चांस खमेनी को उड़ा दिया, मान लिया इजराइल ने टारगेट करके उड़ा दिया, आप देखिएगा सत्ता के लिए, पावर के लिए बहुत लोग उठेंगे, हो सकता है IRGC कमांडर्स भी आ जाएं। तो पब्लिक सेंटिमेंट्स को बिल्कुल हम ऐसा बोलें कि 100% वो है, इनके साथ चेंज हो जाते हैं, ये तो एक हकीकत है, किसी भी देश में होते हैं। ठीक बात है, ठीक बात, ये मैं मान, ये भी ठीक है, ये भी वो ठीक है सर। जब उनको दिक्कत होगी खुद। देखिए रजीम चेंज का जो चीज़ें हैं वो पिछले 47 सालों में भाई हमने बहुत देखी, ईरान में रहते हुए भी। हर साल, हर दूसरे तीसरे साल एक लोग आते हैं, सड़कों पे आते हैं, लेकिन वो ख़त्म हो जाती है। उनके पीछे हमेशा अमेरिका का रहा है, और अमेरिका एक मिनट के लिए भी ये बर्दाश्त नहीं करता इस रजीम को पिछले 48 सालों में, क्योंकि अमेरिका लेकिन अशरफ ये भी सही है ना कि ये रजीम जो है 46 साल में अपनी वीकेस्ट पॉइंट पर है। और एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा इसमें, देखिए कुछ समय पहले जब ये लेडीज़ का प्रोटेस्ट हुआ था, अभी 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले की बात है, उस टाइम में काफ़ी नफ़रत थी, ऐसी बात नहीं है, खुमैनी रिजीम के अगेंस्ट काफ़ी नफ़रत सड़कों पर उखड़ निकल के आ रही थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। और लेडीज़ ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, बल्कि लेडीज़ लोग कहते थे कि उनकी लेडीज़ लगता है उनके लोगों से ज़्यादा बहादुर हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बहादुरी दिखाई थी और रिजीम के सामने भी खड़े हुए थे, और कुछ इस किस्म के ऑर्डर्स भी पास किए गए थे, यातनाएं भी कुछ ऐसी दी गई थी लेडीज़ को, कुछ लेडीज़ को, जो वहाँ की जनता के लिए सही नहीं थी। लेकिन ये जो बात है कि अभी लड़ाई के मौके पे सबका साथ होना एक बात है, और दूसरी चीज़ ये है कि पॉपुलेशन, जैसे अभी जनरल साहब बता रहे थे, इकट्ठी हो सकती है, सेंटिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ें हमें नहीं भूलनी चाहिए। ईरान के अंदर कोई भी, चाहे वो फॉर खुमैनी हो, अगेंस्ट खुमैनी हो, जो भी हो, हेट इजराइल और हेट अमेरिका तो सेंटिमेंट सब में है, सब में है सर। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में कि खुमैनी को छोड़ के वो अमेरिका की बात मानने लगे या ट्रंप के फैन बन जाए या इजराइल के फैन बन जाए, वो नहीं होने वाला। एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल सेंटिमेंट तो पक्का है, वो रहेंगे। और एंटी आयतुल्लाह कितना है, ये इस पर बहस हो सकती है। अब सवाल ये है कि अगर आयतुल्लाह की एक चीज चलो मान लिया उड़ा देते हैं, तो कहा यह जा रहा है, और बल्कि अमेरिकन थिंक टैंक्स भी यही कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट आएगा जरूरी नहीं है वो भी उतना ही रेडिकलाइज्ड हो सकता है, वो प्रो वेस्ट हो, ये जरूरी नहीं। हाँ, एक्चुअली समय अशरफ इतना ही था, क्या मुझे लगता है एक एपिसोड और रखते हैं, फिर उसमें और थोड़ी ईरान की बात करेंगे, लेकिन आज वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका, जनरल साहब बहुत शुक्रिया, मेसन साहब, जनरल आस्ताना बहुत धन्यवाद आपका। देखिए अब सवाल यही है कि ट्रंप क्या करते हैं। ट्रंप अगर इस लड़ाई में कूदे तो आग और तेज़ होगी, हो सकता है उसकी वजह से जंग थोड़ी छोटी भी हो जाए, वरना इजराइल जो है वो भी तुला हुआ है अपने पर, वो कह रहा है कि अमेरिका मेरे साथ हो या ना हो, मैं तो मिशन पर निकल चुका हूँ। तो आने वाले वक्त में अभी जंग तो आपको देखनी पड़ेगी कुछ दिन, और हम लोग यहाँ बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र।